हेलो एवरीबॉडी। ये है क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। इससे पहले हमने वूल की प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो हमारे शेपर्ड्स होते हैं और भेड़ पालने वाले होते हैं, शेप रियरर्स, वे ऊन को काट कर बालों को उतार कर फैक्ट्रियों में बेचते हैं, जहाँ पर उनकी कटाई छटाई होती है, स्काउरिंग होती है और उनकी सॉर्टिंग होती है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे जो उनके बाल होते हैं, वे बाल हवा में उड़ते रहते हैं और वे उनको जो वहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं उनको बीमारी पैदा कर सकते हैं। उनसे सांस संबंधी और फेफड़ों से संबंधित बीमारी वहाँ पर हो सकती है। तो ऐसी जो बीमारियाँ होती है जो किसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को होती है, ऐसी बीमारियाँ कहलाती हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, है ना, व्यावसायिक खतरे। कुछ ऐसे व्यावसायिक खतरे हमारे जो वूल इंडस्ट्रीज होती है, ऊन बनाने वाली, धागा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती है, इनमें होता है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। वुड इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में वूल इंडस्ट्री जो है, वूल बनाने के जो कारखाने हैं, वहाँ पर वह बहुत सारे लोगों के लिए आजीविका का, लाइवलीहुड, आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। बट sorters job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax। तो कभी कभी जो sorters जॉब होता है, sorter किसको कहेंगे, जो सॉर्टिंग का काम करता है, यानी कि छटाई का काम करता है, उनके जो रेशे होते हैं, बड़े रेशे और छोटे रेशों को अलग अलग करते हैं, उनको हम कहते हैं सॉर्टर्स। तो सॉर्टर्स का जो जॉब है वो बहुत रिस्की है, क्योंकि वे एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स, उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, विच कॉजेज अ फेटल ब्लड डिजीज़ कॉल्ड सॉर्टस डिजीज़, जिसके कारण उनको एक फेटल मतलब जानलेवा बीमारी हो सकती है, जिसे हम सॉर्टर्स डिजीज़ कहते हैं। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एन इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो ऐसे कोई भी बीमारी यदि किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को होती है, तो हम इसे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहेंगे या कहते हैं। Bujo is wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut। तो बुजो यहाँ पर वंडर कर रहा है, आश्चर्य कर रहा है कि जब कोई हमारे बाल को खींचता है, पुल करता है, तो हमें दर्द होता है, हर्ट करता है, वह हमें चोट पहुँचाता है। लेकिन जब हम हेयर कट के लिए जाते हैं, बाल कटवाने के लिए, तो हमें कोई दर्द नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? Bujo is wondering why a cotton garment cannot keep us as warm in winter as woolen sweater does। तो मुझे एक और क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि जो हमारे कॉटन के गारमेंट होते हैं, सूती कपड़े होते हैं, वे हमें गर्मियों में ठंडा रखते हैं, लेकिन सर्दियों में वे हमें गर्म क्यों नहीं रखते, जैसे कि वुलन स्वेटर हमें गर्म रखते हैं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है। पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं, है ना। वह कह रहा है कि पुल करने पर, बालों को पुल करने पर हमें दर्द क्यों नहीं, हमें दर्द होता है, लेकिन जब हेयर कट कराते हैं तब दर्द नहीं होता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल है कि जो हमारे हेयर्स होते हैं वे डेड होते हैं ना, उनमें किसी प्रकार की कोई नर्व्स नहीं होती है ना। वे बने तो प्रोटीन के होते हैं, लेकिन वे प्रोटीन्स हमारी, उनमें ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती, और ना ही कोई हमारी न्यूरॉन्स होते हैं, जिस कारण हमें दर्द महसूस नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से नेल्स में भी वे भी एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि डेड होते हैं, और हमें उनको काटने से भी दर्द नहीं होता है। इसी तरह से कॉटन गारमेंट हमें सर्दियों में गर्म नहीं रख पाते हैं, है ना, क्योंकि कॉटन गारमेंट को तो हम गर्मियों में पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वे क्या करते हैं, हमारे पसीनों को एब्जॉर्ब करके और उसको जल्दी से इवोपरेट कर देते हैं, और उससे हमें ठंडक का अनुभव होता है। लेकिन जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं ना, वे उन हेयर्स के बने होते हैं जो शीप और दूसरे एनिमल्स को गर्म रखती है। तो वही जो वूल होती है, वही हमें स्वेटर बनाने में काम आती है। तो ये स्वेटर भी हमें, हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि ये जो एयर होती है उसको ट्रैप कर लेते हैं, है ना। हेयर्स की हमने ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हेयर्स क्या कर लेते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं। एयर हमारी बेड कंडक्टर होती है हीट की, तो वह हमारी शरीर की हीट को बाहर नहीं जाने देती है। देन एक्टिविटी 3.4, डिबेट अमॉन्ग्स्ट योर क्लासमेट whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then
चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वुल। तो ये आपको अपने क्लासमेट्स के साथ डिबेट करनी है, एक वाद विवाद करना है कि शीप को रियर करना, भेड़ों को पालना और उनके बालों को चॉपिंग करना, काटना, है ना, ह्यूमन फेयर के लिए, मनुष्य के अपने फ़ायदे के लिए उनको पालना और उनके बालों को काटना ताकि हम ऊन प्राप्त कर सकें, यह अच्छा है या नहीं है, इसके बारे में आपको डिबेट करनी है। तो आप कह सकते हैं इसमें आसानी से कि ये भेड़ और मनुष्य दोनों के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि भेड़ों को भी उनको खाना, पानी, चारा सब मिलता है आराम से और मनुष्य को उनसे वूल प्राप्त होती है, तो दोनों एक दूसरे से फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिल्क, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्क। वूल हमने पढ़ लिया कंप्लीट, अब हमारा आता है सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर भी हमारे एनिमल फाइबर ही हैं। सिल्क का मतलब होता है रेशम। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर। हमारे जो सिल्क वॉर्म होते हैं, सिल्क मॉथ होते हैं, रेशम के कीड़े, वे सिल्क फाइबर बनाते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म आ जाता है हमारा सेरीकल्चर, है ना। तो सिल्क वॉर्म को रियरिंग करना, सिल्क वॉर्म को पालना, रेशम कीट पालना, है ना, रेशम के कीटों को पालना और उनसे रेशम प्राप्त करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। और एक वर्ड में हम इसको कह सकते हैं रेशम कीट पालन। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव। हाँ, तो अपनी मदर से, आंट से या ग्रैंड मदर से आप पूछ सकते हैं कि उनके पास कोई सिल्क की साड़ी है क्या, या है तो किस प्रकार की सिल्क की वह साड़ी है। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, है ना। और जो सिल्क के प्रकार होते हैं, रेशम के प्रकार, उनको आप थोड़ा यहाँ पर लिस्ट बनाकर उनको देखें। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो हम यहाँ पर सिल्क कैसे प्राप्त किया जाता है ना, और सिल्क कैसे बनता है, इसको जानने से पहले ये एक इंटरेस्टिंग जो हमारी लाइफ हिस्ट्री होती है सिल्क मॉथ की, उसका जीवन चक्र होता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ का जीवन चक्र ना। लाइफ हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? जीवन चक्र। उसका जीवन यापन कैसे होता है और उससे कैसे सिल्क हम प्राप्त करते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वह अंडे देती है। फ्रॉम विच हैज लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म। उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? लार्वा, है ना। अंडों से क्या निकलता है? एक लार्वा निकलता है। विच आर कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म, जिनको हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर्स कहते हैं। क्योंकि बहुत से कीट मकोड़े और बहुत से जीव जंतु लार्वा देते हैं और हर लार्वा का अलग अलग नेम होता है। तो यहाँ पर जो हमारे सिल्क वर्म होते हैं और सिल्क मॉथ होती है, उनके लार्वा को हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं, जो कि अंडे में से निकलने वाला सबसे प्रथम शिशु होता है। दे ग्रो इन साइज एंड when the caterpillars is ready to enter the next stage of its life history called pupa। और इसके बाद ये कैटरपिलर उनकी नेक्स्ट लाइफ हिस्ट्री की जो स्टेज होती है उसमें एंटर करते हैं, जिसे हम प्यूपा कहते हैं। तो आप पहले इसके डायग्राम देख लें, है ना। देखिए ये सिल्क मॉथ बताई गई है, मेल और फीमेल, ठीक है। फीमेल की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है। फीमेल अंडे देती है और अंडे में से जो लार्वा निकलता है उसे दिखाया गया है। लार्वा फिर प्यूपा में बदलता है ना, और प्यूपा अपने आसपास एक कोकून का निर्माण करता है। कोकून क्या होता है? एक खोल होता है ना। इस खोल के अंदर हमारा वो सिल्क मॉथ होता है जिसे हम प्यूपा कहते हैं, ठीक है। फिर कोकून का क्या किया जाता है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। इट्स फर्स्ट व्यूज अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। प्यूपा क्या करता है? ये अपने आसपास एक नेट, जाल बनाता है अपने को होल्ड करने के लिए, स्थिर रखने के लिए। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। तो ये क्या करता है? फिर अपने हेड को 8 के डायरेक्शन में, जैसे 8 होता है हमारा, उस दिशा में ये मूव करता है ना, इस तरह से। तो ये क्या बना लेता है? एक तरह से अपने आसपास एक खोल का निर्माण करता जाता है, जिसे हम कोकून कहते हैं। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन। तो जब ये मूवमेंट करता है तो ये अपनी एक लार छोड़ता है और उस लार में क्या होता है? एक प्रोटीन होता है विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। और ये क्या होता है? जब
प्रोटीन वायु के संपर्क में आता है तो ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। वो बहुत पतली लार होती है और उसी से हमारे सिल्क के फाइबर्स बनते हैं। हाँ, जैसे ही वह लार वायु के संपर्क में आती है तो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है और क्या बन जाती है, सिल्क फाइबर बन जाती है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। जल्दी ही कैटरपिलर अपने आप को पूरी तरह से सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है ना, और उस खोल के अंदर वह प्यूपा के रूप में आ जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। और ये जो कवरिंग है प्यूपा के आसपास जिसमें रेशम के फाइबर्स हैं, सिल्क फाइबर्स की बनी हुई है स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून। और अब प्यूपा कोकून के अंदर ही सिल्क मॉथ में डेवलप होने लगता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क के जो फाइबर होते हैं हमारे, ये सिल्क के क्लॉथ, रेशम के कपड़े बनाने में यूज होते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। तो जो एक छोटा सा धागा होता है, सिल्क का रेशा होता है, वह इतना स्ट्रॉन्ग होता है जैसे कि उसी के आकार का, उसी के साइज़ का एक स्टील का तार होता है, वह बहुत मजबूत होता है। द सिल्क yarn thread is obtained from the cocoon of the silk moth। हमारा जो सिल्क यार्न है, रेशम का धागा है, वह किससे बनता है, यह कोकून से। सिल्क मोथ जो अपने ऊपर कोकून बना रहा है, उसी से हमारा सिल्क यार्न प्राप्त होता है। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न द यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ, शाइनी इटीसी। तो हमारे पास सिल्क की कई वेराइटीज़ होती हैं। वेराइटीज़ मतलब प्रजातियां होती हैं सिल्क मोथ की। जो रेशम के कीड़े होते हैं ये कई प्रजातियों में पाए जाते हैं और ये एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग दिखाई देते हैं। और साथ ही उनसे जो सिल्क यार्न प्राप्त होता है, वह जो रेशे या धागे उत्पन्न करते हैं, वह भी अलग अलग टेक्सचर के होते हैं। उनकी बनावट अलग अलग होती है। वो उनकी कॉर्स, वो कितने कॉर्स हैं, हार्ड है, सॉफ्ट है, उस तरह से स्मूथ है या रफ़ है ना। कुछ बहुत अच्छे चिकने और शाइनी होते हैं और कुछ कम चिकने और रफ़ होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रजाति से अलग अलग प्रकार की रेशम प्राप्त होती है। 10 टसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क etc आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। इस तरह से जो वेराइटीज़ है हमारे पास सिल्क की, है ना, या सिल्क मोथ की, वो कौन कौन सी है, टसर सिल्क है, मूगा सिल्क है और कोसा सिल्क है ना। इस तरह से कई और भी कई सारी वेराइटीज़ होती हैं। तो ये सभी सिल्क मोथ अपने आसपास कोकून बनाते हैं और उनसे हमें फिर सिल्क फाइबर्स मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबेरी सिल्क मोथ। तो सबसे जो कॉमन सिल्क मोथ है, जिससे सबसे ज़्यादा रेशम प्राप्त की जाती है, वह मलबेरी सिल्क मोथ है। मलबेरी हमारा शहतूत होता है। शहतूत के पत्तियों के ऊपर यह सिल्क मोथ ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इन्हें शहतूत की पत्तियां खाना ज़्यादा पसंद होता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि शहतूत की पत्तियों में वह प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं जो इनको रेशम बनाने में हेल्प करते हैं। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। इस मलबेरी सिल्क मोथ से जो सिल्क फाइबर प्राप्त होता है ना, उससे जो कोकून प्राप्त होता है वह बहुत सॉफ्ट होता है, लस्ट्रियस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर। वह बहुत सॉफ्ट होता है, लस्ट्रियस होता है, लस्ट्रियस मतलब चमकदार होता है, और इलास्टिक होता है, तन्य होता है ना, जिसकी साइज़ कम ज़्यादा हो सकती है खींचने पर। एंड यह बहुत अच्छे ब्यूटीफुल कलर्स में इसको हम रंग भी सकते हैं, डाई कर सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन, रेशम कीटों को पालना हमारे इंडिया में एक बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है, इस व्यवसाय है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन कॉमर्शियल स्केल। और इंडिया में कॉमर्शियल स्केल पर, बड़े पैमाने पर, वाणिज्यिक स्तर पर सिल्क उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 3.5 और हम इसको अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, पार्ट नंबर 4 में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ओके, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।